हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ गए हैं। और आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 18। थंबनेल में आपने देख ही लिया है, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो हम करने वाले हैं। और यहाँ से आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिवाइज भी हो जाएगा, साथ साथ मैं थोड़े कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता चलूँगा। न्यू सेशन के बैच अनाउंस हो चुके हैं। क्लास 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्लासेस 24 फेब से स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके जो भी आसपास हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, नियर एंड डियर हैं, उनको आप ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल देना। क्लासेस बिल्कुल आपको पता है यूट्यूब पे जैसे आपकी चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सारा का सारा सेशन, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। और साथ ही आपको हर चैप्टर की और हर लेक्चर की डिटेल्ड पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। तो ये सब, तो कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लास 10th की साइंस एंड मैथ्स एंड क्लास 12th का पीसीएम, जो बच्चे नॉन मेडिकल ऑप्ट कर रहे हैं, वो कोर्स पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 एंड FeSO4 एज ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी? तो लैब में अगर हम CuSO4 और FeSO4 का कलर देखें तो CuSO4, ठीक है, ये किस कलर का दिखाई देगा आपको? ब्लू कलर का दिखाई देगा। ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और FeSO4 आपको किस कलर का दिखाई देगा? ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? CuSO4 ब्लू, बिल्कुल। FeSO4 लाइट ग्रीन। अच्छा, यहाँ पे FeSO4 में डार्क ग्रीन भी दिया हुआ है, तो डार्क ग्रीन नहीं, ठीक है, लाइट ग्रीन ही कलर रहेगा, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन जो होता है इसमें। अच्छा, मेरे को दोनों में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ठीक है, वो आप एक बार कमेंट करके लिखो, तो आपकी भी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा ना कितनी तैयारी है आपकी। तो CuSO4 के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और FeSO4 के साथ कितने होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 ml ईच ऑफ कंसनट्रेटेड, ये यहाँ पे कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड HCl, concentrated HNO3 and mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in a ratio of 3:1 were taken in test tube labeled as ABC. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in the test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. कौन से मेटल क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। देखो, आपको पढ़ के भी आइडिया लग ही गया है ना। मान लो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए, टेस्ट ट्यूब A, B एंड C। अब जो A टेस्ट ट्यूब है सब में 2-2 ml है, ठीक है, 2 ml ई। अब टेस्ट ट्यूब A में क्या है? कंसनट्रेटेड HCl। टेस्ट ट्यूब B में क्या है? कंसनट्रेटेड HNO3। और टेस्ट ट्यूब C में क्या है? कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। मिक्सचर है, मतलब HCl और HNO3 का, और वो भी किस रेशो में? 3:1 की रेशो में। 3:1 की रेशो में जब आप ये मिक्सचर बनाते हो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। इस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? एक्वारेजिया, ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। क्या होता है ये? रॉयल वाटर होता है। और ये काम क्या करता है? डिजोल्व्स नोबल मेटल्स, डिजोल्व्स नोबल मेटल्स। अब नोबल मेटल्स क्या होते हैं बेटा? नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो आपको भी पता है आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है? गोल्ड की है, प्लेटिनम की है। यहाँ पे एल्यूमिनियम तो रिएक्टिव है, कॉपर भी रिएक्टिव है। तो एक गोल्ड क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा इसमें। और प्लेटिनम क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से मेटल हमारे डिजोल्व हो गए? गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपका ये आंसर ठीक भी होगा। चलो नेक्स्ट। इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर
अगर हम कॉपर को हवा में खुला छोड़ दें, इट स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, मतलब कॉपर पे रस्टिंग हो रही है कॉपर की, ठीक है ना। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, कॉपर की रस्टिंग हो रही है, तो रस्टिंग के बाद क्या फॉर्म हुआ। अब जैसे ये कॉपर था, ठीक है, जैसे ही आपने इसको एयर में रखा तो इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की क्या होगी, कोटिंग होगी। अब ये ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों बनती है, क्या होता है, चलो देखते हैं। तो देखो हमें पता है कॉपर जब आप एयर में छोड़ोगे, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब चीज़ें एयर में प्रेजेंट हैं। एयर में इन सबसे रिएक्ट करने के बाद ये बनाता क्या है, CuCO3 डॉट QOH ट्वाइस, साइड में लिखते हैं। और अच्छे से क्या बनता है हमारा, CuCO3 डॉट QOH, इसे आप क्या बोलते हो, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये किस कलर का हो गया है, ग्रीन कलर का, यही क्या होती है आपकी ग्रीन कलर की लेयर होती है। और अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन के हिसाब से CuCO3 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आज का आंसर होगा। बेसिकली पूरी आपको प्रोसेस समझ आ गई है। तो ये अगर रिएक्शन लिख के आनी होती है तो ये आपको रिएक्शन लिख के आनी होगी। अच्छा अब मेरे को ये और बता दो, ये ग्रीन कलर की जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। ये आयरन की रस्टिंग की तरह नहीं है जो आयरन को मतलब डिटीरियोरेट करती रहेगी, ये कॉपर को ना प्रोटेक्ट करके रखती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या होता है, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, अगर आपको याद आ गया है, नहीं याद आया है तो कोई बात नहीं, लेयर को क्या बोला जाता है, पेटिना, लेयर को क्या बोला जाता है, पटीना, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये कॉपर को करोड मतलब डिटीरियोरेट नहीं होने देती, आयरन की जो होती है रस्ट जो होती है वो डिटीरियोरेट कर देती है आयरन को, ठीक है बेटा। और ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। चलो नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है, तो कौन सा मेटल, जैसे फर्स्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मेटल हमारा कौन सा होता है, लिक्विड मेटल क्या होता है, मरकरी, सिंपली Hg, थर्मामीटर में यूज किया जाता है। कैन बी इजीली कट विद नाइफ, कौन सा इजीली हम काट सकते हैं नाइफ के साथ, तो सोडियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम एंड पोटेशियम। एक एग्जांपल देना है तो प्रेफरेबल चॉइस बच्चों की सोडियम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है, ठीक है, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर, एक मेटल जो है वो मेटल होने के बाद भी पुअर कंडक्टर है हीट का, वो कौन सा है, लेड, मेटल है लेड। तो ये सारे आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वाई सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ठीक है, हम सोडियम को क्यों केरोसिन ऑयल में ही रखते हैं, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ी भी है, वाटर के साथ ये क्या कर देता है, मतलब आग भी लग जाती है ना। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एंड कैन कैच फायर on reacting with oxygen and moisture present in
तो हवा में जो ऑक्सीजन के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, मॉइस्चर के साथ भी, वाटर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है और आग भी इसमें लग जाती है। तो वाटर के साथ जो ये रिएक्शन होती है, मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इसमें ना बच्चों को मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि पानी में आग कैसे लग जाती है ना। पानी में आग नहीं लगती है, सोडियम मेटल में आग नहीं लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी ये हीट निकलती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अब जो ये हीट निकलती है, इसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज़्यादा फ्लैमेबल होती है, मतलब ये बहुत इजीली आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो अब हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है जो आग आसानी से पकड़ लेगी, और हीट भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो इस हीट के कारण हाइड्रोजन में आग लगती है। ठीक है बेटा। पानी के अंदर आग नहीं लगी है, सोडियम मेटल के अंदर आग नहीं लगी है, आग लगी किस में है, हाइड्रोजन में। ठीक है। रीज़न क्या है, जो हीट निकली थी, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर इसमें से हीट नहीं निकलती तो आपकी ये आग भी नहीं लगती। अब आपने कैल्शियम के साथ रिएक्शन पड़ी हुई है, उसमें कोई आग नहीं निकलती क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है। ठीक है। तो ये रीज़न होता है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया। चलो, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द आयरन विद स्टीम। आयरन की स्टीम के साथ हमें रिएक्शन लिखनी है। तो आयरन की स्टीम के साथ अब ये कौन सी रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये उन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जब हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज़ बना रहे थे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी कैसे है। ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी कैसे है। अब आयरन जो है, आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन कराते थे, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता था और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा, है ना। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन्होंने ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करा था, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करा था। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाया था, स्टीम के साथ ये तीनों रिएक्ट कर गए थे, और आयरन ने स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, Fe3O4। ठीक है। क्या बनाया था, Fe3O4, और आपकी क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस तो आपकी निकल ही जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी क्या आ गया, 4। ठीक है। कोई भी रिएक्शन आप लिख के आओ ना तो बैलेंस ज़रूर करके आना, चाहे बोला है या नहीं बोला, ये मैं बार बार कहता हूँ। नेक्स्ट है कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ। कैल्शियम की वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराते हो, कैल्शियम आपको पता है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है ना। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, एल्कलीज होते हैं, है ना। तो ये पानी में ऑक्साइड बनाएंगे, पानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, फिर वो ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बन जाता है बेसिकली। और H2 गैस यहाँ पे भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। रिएक्शन आप बैलेंस करोगे ये। नेक्स्ट है KOH, सॉरी, पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन। पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाएगा, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर सोल्यूबल होता है, और आपका क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी निकल जाएगी। ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है वो आग पकड़ लेती है, पोटेशियम में भी जो हाइड्रोजन है वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बेटा। अगर थोड़ा हाथ थका थका सा महसूस हो रहा होगी अगर मेरी वॉइस, तो गला बिल्कुल ख़राब हुआ है। ठीक है, सर्दी लगी हुई है। मैं आपको भी कहूँगा अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना भी, नहीं आपकी तैयारी जो है ना वो सब ख़राब हो जाती है। तो अगर वॉइस की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है तो आज मैनेज कर लेना। चलो, नेक्स्ट है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड ऑन मेटल। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl जो आप डालोगे तो ये क्या बनेगा, मेटल का सोल्ट बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या होती है, सिर्फ वही मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज कर पाएगा जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, है ना। पॉसिबल ओनली व्हेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल
रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन सॉरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से अगर ज़्यादा होगी तो ही ये क्या निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। तो राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द आयरन जब H2SO4 से रिएक्ट करता है। चलो, आयरन जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, आयरन की रिएक्टिविटी, ठीक है, किससे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बनेगा, FeSO4, और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है ना। क्या है ये, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी है। क्लियर। चलो नेक्स्ट। आई होप आप सबको मज़ा भी आ रहा होगा और आपके क्वेश्चन भी अच्छे से हो भी रहे होंगे, है ना। देख लेना एंड में आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। तो अब मेटल ए विच इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट रिएक्शन में जिस मेटल का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले ये थर्माइट रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसी को लिख देते हैं, है ना। आपके लिए काम आएगी, आपको फिर से याद आ जाएगी। वैसे थर्माइट रिएक्शन को तो कोई बच्चा नहीं भूलता, अगर किसी से गलती हो गई है तो वो भी देख लो भाई। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन में Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर से क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये क्या बन जाएगा, Al2O3, क्या बन जाएगा, Al2O3। और यहाँ पे आयरन निकलेगा, और आयरन भी किस स्टेट में निकलेगा, ये मोल्टन स्टेट में निकलेगा, मीन्स पिघला हुआ निकलेगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इस कारण से। और इसीलिए इस प्रोसेस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कई वेल्डिंग प्रोसेसेस होती हैं, कोई मेटल्स होती है जिनमें हमें जॉइंट लगाना होता है, तो उस रिएक्शन में आयरन की फिलिंग करके जॉइंट लगा दिया जाता है, लोहा भर दिया जाता है पिघला हुआ। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्माइट रिएक्शन। अब इसमें क्या बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। ये किस नेचर का होता है बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सारी की सारी जो हमने पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का ये होता है। अब आ जाते हैं हम अपने वापस क्वेश्चन। तो मेटल ए विच इज़ यूज इन थर्माइट प्रोसेस हमने लिख ली, व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन गिव्स ऑक्साइड बी। अब इस मेटल को, अब यहाँ पे मेटल कौन सा यूज़ हुआ है थर्माइट में, एल्यूमिनियम यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा मेटल ए कौन सा हो गया, मेटल ए क्या है, एल्यूमिनियम। अब कह रहे हैं अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये ऑक्साइड बनाता है बी, जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। हमने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन फिर से करेंगे। Al+O2 गिव्स Al2O3, ये ऑक्साइड हो गया हमारा बी, ये हमारा ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। आइडेंटिफाई ए एंड बी हो गया भाई, आइडेंटिफाई कर लिया हमने ए एंड बी। राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड बी विद HCl एंड NaOH। जो बी है इसकी हमें HCl और NaOH की रिएक्शन लिखनी है। मीन्स वही वाला क्वेश्चन है जो आपका आता है कि एम्फोटेरिक नेचर प्रूव करके दिखाओ, शो करके दिखाओ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का है। तो एक बार HCl से रिएक्ट करा देते हैं और एक बार इसको NaOH से रिएक्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे सोल्ट बन जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जब ये एसिड है, ये अगर एसिड है तो यहाँ पे इस टाइम ये किस तरह रिएक्ट करेगा, बेस की तरह, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, मीन सोल्ट बनेगा और आपका वाटर रिलीज होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो सोल्ट क्या बनेगा, AlCl3 प्लस वाटर क्या हो गया आपका, निकल गया साथ में। अब यहाँ पे अब कुछ बच्चे इस रिएक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे करते क्या है कि भैया ये बेस है, ये क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, अब एसिड तो बना लेते हैं वो, इसको ये भी समझ लेते हैं एम्फोटेरिक एसिड है, बट रिएक्ट कैसे कराएं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन एनायन का एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्यों नहीं हो पाएगा भैया, एल्यूमिनियम सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी सोडियम से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है, जो सोल्ट बनता है, वो क्या बनता है, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ,
क्या बनेगा आपका? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन ही है आपकी। तो इस चीज़ का, इस रिएक्शन का ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, बच्चे ये इस चीज़ को गलत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म वाई एंड जेड। कोई नॉन मेटल है एक्स, वो दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज वाई एंड जेड। वाई इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है? हमें कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस पता है भैया नेचुरल जो है? तो डायमंड है। कि वो क्या है? डायमंड है। फिर जेड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये डायमंड है तो फिर एक्स क्या होगा बेटा? एक्स कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन ही दो अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जेड क्या हो गया हमारा? ग्रेफाइट। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। तो ये लो तीनों चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर दी हैं। एक्स हमारा कार्बन हो गया, जिसकी एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होगी? डायमंड एंड ग्रेफाइट। एलोट्रोप्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन एक बार कमेंट में ज़रूर लिखो। नेक्स्ट, ये नंबर पे मत जाना। अ नॉन मेटल ए इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर फूड। चलो भाई, फिर से आ गया नॉन मेटल है कोई ए। ये हमारे फूड का भी बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट है और दो ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है? दो तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, एक बी और एक ऑक्साइड बी इज टॉक्सिक वेयर एज ऑक्साइड सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग तो किसके कारण होती है? CO2 के कारण। तो ये नॉन मेटल कौन सा होगा फिर? कार्बन होगा ये। ठीक है ना, ये क्या होगा? कार्बन होगा। टॉक्सिक बी वाला जो ऑक्साइड है वो क्या है? टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब अगर कार्बन की इनकम्प्लीट बर्निंग अगर आप कराओगे, सफिशियंट एयर नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो कि हाईली क्या होती है? टॉक्सिक होती है। बार बार मैं ये चीज़ आपको बता भी चुका हूँ। तो चलो, आइडेंटिफाई ए बी सी। ए बी सी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बी पार्ट कह रहा है टू विच ग्रुप द पीरियोडिक टेबल डज ए बिलोंग। अब ए किस पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अब कई बच्चे कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल वाला हमारा चैप्टर मतलब कट चुका है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर चाहिए। ठीक है ना, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कराते हैं, तब भी आपको जब कार्बन की इंट्रोडक्शन दी जाती है तो ये बता दिया जाता है कि कार्बन ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 14 से। तो इसमें ये मतलब हल्ला करना कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े। और ये इंट्रोडक्शन में आपकी कार्बन की बताया भी जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी ये। नेक्स्ट, अ मेटल M डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन। मेटल M जो है वो H2 रिलीज नहीं करता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, बट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर कंपाउंड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाता है। तो ब्लैक कलर कंपाउंड और हाइड्रोजन को भी रिलीज नहीं करता है, तो आप समझ भी गए होगे कौन सा है। M क्या होगा फिर? कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। तो कॉपर को जब भी आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, रीज़न भी समझ आ गया। तो अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CuO, जो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। कॉपर वैसे किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। सबने वायर्स देखी होंगी घरों में। ठीक है ना, उसकी PVC के अंदर जो वायर होती है, देखो ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो PVC होती है, ताकि वो इंसुलेटर का काम करती है, आपको करंट ना लगे। के अंदर आप देखोगे कॉपर की वायर होती है, रेडिश ब्राउन कलर की वायर होती है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाएगा। बस यही हमें करना था इसमें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नॉन मेटल ए विच इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। नॉन मेटल ए जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। एयर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है भाई? नाइट्रोजन। ठीक है, 78% आपको नाइट्रोजन मिलती है। व्हेन हीटेड विद H2 इन 1:3
इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट Fe गिव्स अ गैस B। तो यहाँ से जो नॉन मेटल होगा ए, कौन सा होगा बेटा आपका? नाइट्रोजन होगा। ए तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? अमोनिया बनाएगी। अमोनिया गैस की फॉर्म में। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो ये 1:3 की फॉर्म में रिएक्शन हो गई है और यहाँ पे आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्या बन गई? गैस। मतलब गिव्स अ गैस बी। तो हमारा बी कंपाउंड ये हो गया। ऑन हीटिंग विद O2 इट गिव्स सी ऑक्साइड बनाता है। मतलब इसी को ए को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, मीन्स N2 को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो एक ऑक्साइड बनाएगा, क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हमारा हो गया सी। इफ दिस ऑक्साइड इज पास्ड इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स एन एसिड डी विच एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आप सी को, NO2 को वाटर से पास करा दो तो आपका एक एसिड बन जाता है HNO3, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया हमारा डी, ठीक है। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन सारे मेटल मतलब HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। वहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाती है वाटर के अंदर। हाइड्रोजन गैस किसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है? ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेती है। क्यों? क्योंकि HNO3 क्या है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन तो आपके सिलेबस में है ना, तो किसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है? HNO3 किसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? ये कमेंट सेक्शन में आप लिखो। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट ए विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमन सोल्ट। कोई एलिमेंट है, ठीक है। अब कॉमन सोल्ट क्या होता है आपका? कॉमन सोल्ट क्या है? NaCl। अब NaCl में तो सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल में तो कौन रखा जाएगा? सोडियम ही रखा जाएगा। तो हमारा मेटल ए क्या हो गया? एलिमेंट ए क्या हो गया? सोडियम। एलिमेंट ए क्या हो गया हमारा? सोडियम हो गया। रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट बी ऑफ एटॉमिक नंबर 17। Z17 किसका होता है? क्लोरीन का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट बी, ठीक है। एलिमेंट बी हमारा ये हो गया। तो गिव प्रोडक्ट सी, फिर से कॉमन सोल्ट ही बनेगा। Na+Cl2 गिव्स 2NaCl, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? NaCl बन गया। ये हमारा प्रोडक्ट है सी। चलो, व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट सी इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, NaCl एक्वस को, NaCl एक्वस का मतलब क्या है? पहली बात, यहाँ पे NaCl के साथ आप वाटर मिक्स कर रहे हो और जब इस सॉल्यूशन की आप क्या करते हो? इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। इस सॉल्यूशन की आपने क्या की? इलेक्ट्रोलिसिस की। तो आपको एक कंपाउंड मिलता है डी और दो गैस यहाँ पे रिलीज होती हैं, ठीक है। अब ये कंपाउंड डी क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे NaCl से आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे आपके पास Na+ आयन हो गया, Cl- हो गया और वाटर से H+ हो गया और OH- हो गया, ठीक है। इन दोनों का तो क्या हो जाएगा? अब दो कैटायन है, दो एनायन है। सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन का क्या होगा? रिडक्शन होगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? रिडक्शन होता है। और एनायन कौन से हैं हमारे पास? Cl- और OH-। अब इनमें से क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? क्लोरीन का। ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा? क्लोरीन का हो जाएगा। तो इसका तो रिडक्शन हो जाएगा, एक का क्लोरीन हो जाएगा, बचेगा क्या? Na और OH। तो हमारा कंपाउंड डी क्या बन गया फिर? NaOH। और कौन कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? रिडक्शन H+ गेन कर लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl- लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी गैसेज रिलीज हो गई, ठीक है। चलो, अब
सब कुछ हमने कर लिया है क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन इसके सोल्व कर लेते हैं। ए पार्ट क्या है, व्हाट आर ए एंड बी। तो ए हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया। बी हमारा क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है। आइडेंटिफाई सी एंड डी। सी NaCl हो गया, डी हमारा NaOH हो गया। वट विल बी द एक्शन ऑफ सी ऑन द लिटमस पेपर। सी हमारा क्या है, NaCl है। NaCl का लिटमस पेपर पे क्या एक्शन होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि NaCl जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आपको आता है बेटा, ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको आती हैं। सोल्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। चलो, स्टेट वेदर एलिमेंट बी इज सॉलिड लिक्विड और गैस। बी क्या है हमारा, क्लोरीन है, और क्लोरीन कैसा होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट बी रिएक्ट विद एलिमेंट ई हैविंग एटॉमिक नंबर 5। कोई बी मतलब एलिमेंट बी हमारा क्या है, क्लोरीन है। ये जब एलिमेंट ई से जिसका एटॉमिक नंबर 5 है उससे रिएक्ट करेगा तो क्या कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। देखो, एलिमेंट बी क्या था हमारा, क्लोरीन, और एलिमेंट ई क्या है हमें नहीं पता, उसका एटॉमिक नंबर पता है 5। तो एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, बोरोन का। एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है, बोरोन का। अब बोरोन और क्लोरीन को रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा। देखो, बोरोन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 3। इसकी कितनी होती है, 1। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, BCl3। क्या बन जाएगा, BCl3, बोरोन, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए, बोरोन ट्राइक्लोराइड। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि NaCl का कोई एक्शन क्यों नहीं होगा, NaCl कैसे पता चला हमें कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। NaCl एक कैटायन और एनायन कौन सा है, Na+ कैटायन है, Cl- एनायन है। अब एनायन जो आता है वो एसिड वाले पार्ट से आता है। एनायन कहाँ से आता है, एसिड से, और कैटायन कहाँ से आता है, बेस से। इन दोनों को क्या करो, वाटर में डालो। इन दोनों को क्या करो, वाटर में डालो। अब वाटर में एक क्या होगा, H+ होगा और एक OH- होगा। तो Na+ किसके साथ मिल जाएगा, OH- के साथ। तो ये क्या बन गया आपका, NaOH। तो ये आपका आ गया बेस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये H+ और OH-, Cl- H+ के साथ मिलके क्या बनाने का, HCl। ये आपका आ गया एसिड। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सोल्ट बनेगा वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर यहाँ पे बेस वीक होता तो ये सोल्ट एसिडिक हो जाता। जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वैसा नेचर आएगा। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं। इस स्लाइड में नहीं थे, ठीक है, इस वाले प्रैक्टिस सेशन में नहीं थे कि NaCl कौन से सोल्ट, कौन से बेस और कौन से एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको मज़ा भी आया होगा और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से लगे होंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा ख़त्म होता है। दोबारा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और न्यू बैच मैं आपको बता चुका हूँ, ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। 24 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लास 10th की और 12th की। तो जो भी आपके भाई हैं, मित्र हैं, उन सबके साथ चैनल को शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे। और क्लास 11th के भी लेक्चर आएंगे। अब जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो सोच रहे हैं 11th के नहीं आएंगे, तो 11th के भी आएंगे। ठीक है।